हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ एवेल्युएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपकी जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, please do contact us on sleepy.classes@gmail.com. Now we have seen that how Gandhi के जितने भी principles थे, they were all inextricably linked to each other, and इन सब की foundations were based on the values of सत्य, which was truth, as well as अहिंसा। एंड ये जो है गाइडिंग फैक्टर्स बन गए थे बिहाइंड एवरी वन ऑफ हिज प्रिंसिपल्स जो कि उन्होंने आगे रखे थे, राइट। तो चाहे वो सर्वोदय का आइडिया हो जहां पे वो वेलफेयर ऑफ ऑल की बात करते हैं, चाहे वो ट्रस्टीशिप का आइडिया हो जो कि हमने देखा है अपने गांधीज्म के लेक्चर के अंदर, ठीक है, जहां पे इंस्टेड ऑफ अ वायलेंट स्ट्रगल ही टॉक्स अबाउट द आइडिया कि जितने भी, चाहे आपके पास एक्सेसिव प्रॉपर्टी हो, चाहे वो टैलेंट्स हो, चाहे वो स्किल्स हो, राइट, अबव एंड बियॉन्ड जो कि आपको चाहिए विच इज नेसेसरी फॉर यू, उसके बियॉन्ड हर चीज जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी को जानी चाहिए, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वर मोटिवेटेड बाय दिस आइडिया ऑफ ड्यूटी, by idea of welfare of one and all, by the idea of अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, राइट, तो आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी और बेहतर बन पाएगी। एंड यहीं से वी कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन गांधी, which is the unity of ends and means as well as his ideas on rights and duties। ठीक है, ये दोनों ही चीजें जो है इंटीमेटली कनेक्टेड है। अब ends and means का क्या मतलब है? ends बेसिकली होते हैं the goals that we envision and means are कि हम क्या तरीके अपनाते हैं या tools अपनाते हैं to achieve these goals। Right? Now, one of the main things that we witness, चाहे Western political thought में मैकियावेली का एडवेंट हो या इंडिया के अंदर जो एक प्रिडोमिनेंट एंशिएंट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट देखे जाते हैं कौटिल्य, अगर हम उनकी भी बात करें, इन दोनों में ही एक मेजर सिमिलैरिटी क्या थी, दैट दे फोकस्ड ऑन द एंड्स, राइट। The ends which included making a strong state, right? Secure करने आपके national interests and basically एक powerful state बनना, right?
मैकियावेली इन हिज ब्रेक फ्रॉम एथिक्स एक्चुअली यही बताना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, एक ऑटोनॉमस स्फीयर है, राइट। तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि अरे मैंने जो है एक झूठा प्रॉमिस करके अपने नेबर को सबड्यू कर लिया। कौटिल्य भी जो है यही बात करते हैं, जहां पे मैकियावेली बोलते हैं दैट यू समटाइम्स हैव टू बिहेव लाइक अ फॉक्स टू आउटस्मार्ट योर एनिमीज, राइट। वहीं पे कौटिल्य क्या बोलते हैं, कौटिल्य ने आपको सारी चीजें दे दी है, वो कहते हैं साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ in acquiring your interests, right? Sam is obviously, Sam was the only alliance part available. Dam क्या था, Dam is equating to bribery, right? I bribe कर रहे हो officials को, लोगों को. Dund through violence and भेद, आप ब्रिटिश पॉलिसी इमेजिन करें ऑफ डिवाइड एंड रूल, वो क्या थी, वो यही भेद ही थी. सो रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स अप्लाइड, उनका फोकस किस पे था, एंड्स पे था. ठीक है, तो ये जो एक डिफरेंशिएशन वो कर देते हैं बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, राइट, अवे फ्रॉम से द एथिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीपल लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, राइट, उनसे ये इनके आइडियाज, इनकी रियलिस्ट वैल्यूज जो है बहुत हटके थे. अब इसी यूनिटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स, दैट इट्स नॉट जस्ट द एंड्स दैट मैटर बट मोर सो योर मीन्स ऑल्सो, उसको वापस कौन लेके आते हैं, उसको वापस लेके आएंगे गांधी. वेरेन ही सेज कि दोनों ही एंड्स एंड मीन्स जो है उनके बीच में एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है. यू कांट बिलीव कि यू कैन फॉलो एनी फॉर्म ऑफ मीन्स, कोई भी अनएथिकल मीन्स, एंड वो आपके एंड को इंपैक्ट नहीं करेगा, राइट. ही सेज द मीन्स दैट यू फॉलो एट द एंड ऑफ द डे आपकी सोच पे, द वे दैट पीपल परसीव ऑफ यू, इन सब के ऊपर जो है उनका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा. देयर इज ऑलवेज एन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मीन्स दैट यू यूज एंड द एंड्स दैट यू एंड अप अचीविंग. ठीक है, तो इनफैक्ट हिंद स्वराज में वो यही रिमार्क करते हैं कि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे ग्रेट मैन, बहुत सारे ग्रेट कॉन्करर्स हुए हैं जो कि कई बार अपने आप को रिलीजियस भी मानते थे, राइट, बट उन्होंने बहुत सारे हीनस क्राइम्स किए हैं ये सोच के कि अरे मीन्स एंड एंड्स जो है दे डोंट रियली मैटर, राइट. सो इमेजिन killing a lot of people or causing a lot of violence and havoc, right, just for the sake of winning a war. ठीक है, so you might be saying कि अरे it was a religious war, राइट, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि क्रूसेड्स किसके नाम पे हुई थी, इट वाज फॉर द सेक ऑफ रिलीजन. बट क्या आप रिलीजन का जो मेन गोल है ऑफ इंश्योरिंग पीस, हार्मनी, वेलफेयर ऑफ ऑल, क्या आप उसको अचीव कर रहे थे? नहीं. व्हाट डिड यू एंड अप डूइंग? यू एंडेड अप हार्मिंग पीपल, यू एंडेड अप परपेचुएटिंग वायलेंस, एंड उसके कारण क्या होता है, फोर्थ कमिंग जनरेशंस आर इंपैक्टेड बाय इट. एंड इनफैक्ट इवन इफ यू एंडेड अप कैप्चरिंग दिस जनरेशन, उनके आने वाले बच्चे और आगे आने वाली पीढ़ियां विल बी वेरी वेल अवेयर कि हमें किस तरह से सबड्यू किया गया था, राइट. गांधी जो है एक बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं, राइट. आप यहाँ पे भी गांधी को प्लेटो, सबके साथ प्लेटो और एरिस्टोटल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मोर सो प्लेटो, राइट, कि एनालॉजीज देना इनको भी बहुत पसंद है. ठीक है, हमने एनालॉजीज प्लेटो के टाइम पे भी बहुत की थी, तो गांधी बहुत एनालॉजीज देते हैं. गांधी क्या कहते हैं, अब रिमेंबर ही ट्रांसलेटेड रिपब्लिक. सो इनफैक्ट जैसे जैसे हम डीपर इनटू इस पॉलिटिकल थॉट जाएंगे वैसे वैसे विल रियलाइज कि किस तरह से प्लेटो का इन्फ्लुएंस भी गांधी पे कितना ज्यादा दिखता है. तो गांधी एक एग्जाम्पल देते हैं सीड का, बीज का, एंड अ ट्री. सो ये सेज कि जैसा आप बीज बोगे उसी तरह का पेड़ निकल के आएगा. सो इफ यू हैव अ वेरी हेल्दी सीड, राइट, maybe you buy a very costly hybrid seed, right, जो कि scientific manner में develop किया गया है, and you plant that, the tree will probably end up being healthy and strong and most probably will bear fruit rather early also. वही on the other hand, if you've used a cheap quality seed, right, बहुत ही कोई अच्छी quality नहीं है, that seed might not end up even लीडिंग टू अ प्लांट, या वो प्लांट जो है शायद बहुत जल्दी मर जाए, या जो पेड़ जो उगे वो उतना स्ट्रांग ना हो, या फ्रूट्स उतने ना दे, राइट. सो बेसिकली जैसा बीज वैसा पेड़. तो उसी तरह से बोलते हैं गांधी जी कि जैसे जिस तरह का आपका सीड होगा उसी तरह का पेड़ निकलेगा, उसी तरह से जिस तरह के आप मीन्स फॉलो करोगे
उसी तरह का जो है आप एंड्स भी अचीव करोगे। सो जस्ट लाइक यू कांट सेपरेट द ट्री फ्रॉम द सीड, आप एंड्स को भी उनके मीन्स से नहीं सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट इसी एग्जाम्पल के चलते हुए ही ट्राइड टू हाईलाइट कि करेक्ट मीन्स फॉलो करना कितना जरूरी होता है, और यही आइडिया जो है उनकी ड्यूटीज के एस्पेक्ट के साथ भी लिंक होगा ना। हमने पहले भी किया था, वन ऑफ द चीफ इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी वाज दैट ऑफ गीता, राइट, भगवत गीता। एंड भगवत गीता के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि स्टेटेड है इज दैट ऑफ आत्मशक्ति। आत्मशक्ति जो है सेल्फ विल, राइट, सेल्फ रिलायंस, एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर जो है ट्रांसलेट हो सकती है। हाउएवर दिस ट्रांसलेशन वोंट रियली डू जस्टिस टू द आइडिया ऑफ आत्मशक्ति, ठीक है। और ये आत्मशक्ति से उन्होंने क्या आइडिया निकाला, वो कहते हैं आत्मशक्ति इज समथिंग विच ऑलवेज ड्राइव्स यू टूवर्ड्स डूइंग व्हाट इज करेक्ट। अगेन याद है हमने कंपैरिजन किया है गांधी का कितनी बार टू रूसो एंड द आइडिया ऑफ रियल एंड एक्चुअल विल, राइट। तो रियल विल आपको हमेशा पुश करेगी टुवर्ड्स डूइंग द राइट थिंग, राइट, इवन दो एक्चुअल विल माइट सीम लाइक द इजियर पाथ, राइट, इट माइट सीम लाइक द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग टू डू, राइट। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस शायद आपको एक्चुअल विल दे, बट आपकी रियल विल आपको आत्मशक्ति देती है कि आपने जो सही पाथ है, राइट, उसके ऊपर आगे जाके बढ़ना है, ठीक है। सो अगेन यही आत्मशक्ति को वो किससे रिलेट करते हैं, टू ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म, जो कि बोलता है दैट यू हैव टू डू द राइट थिंग विच इज परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। एंड ड्यूटी किससे रिलेटेड है, ड्यूटी इज रिलेटेड टू द राइट कोड ऑफ कॉन्डक्ट। तो आपने सही काम करने हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर आपको उसकी रिकग्निशन मिले, उसका फ्रूट मिले, उसका रिवॉर्ड मिले या ना मिले, राइट। यू हैव टू डू व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, जो आपकी ड्यूटी आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। गांधी जी की ये एक इंटेंस बिलीफ थी कि जब भी आप जो टास्क है जो कि आपको दिया गया है, राइट, उसको आप उस टास्क पे कॉन्सेंट्रेट करते हो विदाउट वरिंग अबाउट द फ्यूचर, विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट विल हैपन और व्हाट विल नॉट हैपन। आपका क्या होगा, आपको एक एंग्जाइटी से छुटकारा मिल जाएगा अबाउट फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। यही आप एक चीज जो है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मोर ऑफन देन नॉट क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं they might end up studying, right, these are students who actually performed very well throughout their school, throughout their graduation, but they realize UPSC हमसे नहीं हो रहा। यूपीएससी अब क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज वी आर सो एंशियस, ठीक है, कि हमें लग रहा है अरे ग्रेजुएशन में हम इतने टॉपर्स थे, ठीक है, हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ मे बी टेकिंग अ प्लेसमेंट वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर यूपीएससी। सो दे आर वेरी कंसर्न, अरे कि यूपीएससी होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा कि सेकंड अटेम्प्ट में होगा, मेरे कितने साल वेस्ट हो जाएंगे, मेरे बैचमेट्स अब कितना अर्न कर रहे हैं, मैं कितना अर्न करूंगा, राइट। ये सब क्या है, यू आर्ट फोकसिंग ऑन द प्रेपरेशन एट द हैंड विदाउट वरिंग कि अच्छा जब प्रीलिम्स आएगा, राइट, तब देखेंगे हाउ ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आई राइट द एग्जाम। उससे पहले मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रिपेयरिंग वेल, राइट। यू फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज, यू फॉरगेट कि क्या होगा, क्या मेरा पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, बट आप किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो अपनी जो ड्यूटी एज अ स्टूडेंट है ऑफ प्रिपेयरिंग वेल, ऑफ रीडिंग वेल, ऑफ टेस्टिंग योरसेल्फ वेल। सो यही आइडिया जो है वो गांधी जी का भी है। वो कहते हैं कि एक बार जब आप ये फ्यूचर कंसर्न्स, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज, क्या मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा, कहीं कोई और जो कि मुझसे कम पड़ता है कहीं उसका क्रैक हो जाए और मैं ऐसा बैठे रह जाऊं, राइट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स, दोज आर मैटर्स फॉर अनदर डे, राइट। क्रॉस द ब्रिज, राइट, यू थिंक अबाउट इट व्हेन यू कम टू दैट। उससे पहले आपका क्या काम है कि जो टास्क एट हैंड है उसके ऊपर, उसके अंदर आपने अपना 100% देना है, राइट। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग दैट गांधी जी इज टॉकिंग अबाउट, बट ही लिंक्स इट टू एन एथिकल कॉन्सेप्ट, राइट। ही सेज दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू फ्रॉम बीइंग एन एथिकल ह्यूमन बीइंग। डीजी तेंदुलकर फिर जो है वो गांधी जी के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है, एंड ही आर्ग्यूज कि गांधी जो है
उन्होंने एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट कर दी थी द कॉटेलियन और द मैकियावेलियन डॉक्ट्रिन, वेरिन एंड्स जो है जस्टिफाई कर देते हैं मीन्स को, ठीक है, दैट इफ आई एंड अप अचीविंग एन एंड, राइट, विच वाज समथिंग दैट आई रियली डिजायर्ड, जिस मर्जी मीन्स को मैंने अप्लाई किया हो वो उसको जस्टिफाई कर देंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स रियली वॉन्टेड मी टू मे बी स्कोर वेल इन एन एग्जाम, ठीक है, दे वॉन्टेड मी टू स्कोर वेल इन एन एग्जाम एंड आई वॉन्टेड टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज अगर मैं नहीं कर लाता था मार्क्स, आई यूज्ड टू सी माई मॉम यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड, माई फादर यूज्ड टू गेट वेरी स्ट्रेस्ड एंड आई कांट सी माई पेरेंट्स बी सो स्ट्रेस्ड। तो मैंने क्या किया, आई रिजॉर्टेड टू चीटिंग, ठीक है, मैंने जो है पर्चियां बना ली, मेरा फ्रेंड जो है मेरे साथ बैठ गया एंड आई एंडेड अप चीटिंग एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स व्हिच मेड माय पेरेंट्स हैप्पी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे द एंड दैट वाज मेकिंग योर पेरेंट्स हैप्पी एंड सैटिस्फाइड एंड स्ट्रेस फ्री विल सम पर्सन बिलीव कि इट इज जस्टिफाइंग द मीन्स। गांधी जी विल क्वेश्चन दिस, ठीक है, ही विल क्वेश्चन दिस, ही विल से ए आपने मॉरली एक इतनी बुरी चीज की है, ठीक है, पहली चीज तो ऑब्वियसली यही है कि आप कितनी देर इसको सस्टेन करके रखोगे, क्या आप बार बार चीटिंग करते रहोगे, बार बार अपने फ्रेंड्स को इकट्ठे बिठाते रहोगे, कितनी देर तक कैन यू कैरी दिस ऑन। सेकेंडली मॉरल एक डिफीट जो आपने यहाँ पे विटनेस की है, ठीक है, दैट यू गेव अप योर एथिक्स एंड योर मोरालिटी एंड मे बी इफ योर पेरेंट्स गेट टू नो about this, that their child is resorting to cheating, to lying, they will probably be even more sad than they were अगर आप कम मार्क्स ला रहे थे, राइट। तो गांधी जी का इनफैक्ट ये मानना था कि मीन्स को आपने सिर्फ एज अ पाथ, एज अ वे, एज टूल्स नहीं देखना, बट इनफैक्ट जब आप करेक्ट मॉरल मीन्स, करेक्ट एथिकल मीन्स अपनाते हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक एंड्स इन देमसेल्व्स। वाई, यहां पे बात आ जाती है वही प्लेटो जो आपकी ग्रीक थ्योरिस्ट थी उनकी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑन वर्च्यू, राइट, कि एक एज अ मनुष्य, एज अ ह्यूमन बीइंग आपका काम सिर्फ एंड्स अचीव करना नहीं है, आपका काम सिर्फ लाइफ में सक्सेसफुल होना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, एक हाई पेइंग जॉब लाना, ये सब नहीं है। द एंड इज cultivating virtue in yourself, and when you follow the right path of conduct, when you follow moral means, आप अपने अंदर क्या cultivate करते हैं, virtue cultivate करते हैं, you end up becoming better human beings, and that he says is a reward in its own, ठीक है। so much like Plato, much like Greek theorists, गांधी जी भी जो है इनके अंदर a streak of teleology दिखती है। याद है हमने टीलोलॉजी की थी, टीलोलॉजी क्या होता है कि आप बेसिकली वन, व्हाट इज द राइट पाथ, सत्य जो ट्रूथ है, राइट, दिस विल हेल्प यू गेन नॉलेज, गेन द अल्टीमेट ट्रूथ, हेल्प यू बिकम अ बेटर पर्सन, राइट। तो जिस तरह से प्लेटो बोलते हैं कि आप अपनी रैशनैलिटी के एलिमेंट्स को फॉलो कीजिए, यू परस्यू नॉलेज, यू अंडरस्टैंड कि आपके अराउंड जो वर्ल्ड है वो बस एक मटीरियलिस्टिक माया जाल है, एंड द एक्चुअल रेल्म ऑफ ट्रूथ किस में है, आइडियाज में है, जिनको आपने जानना है, और जब आप उस पाथ पे चलेंगे, इट इज देन दैट यू विल एंड अप बिकमिंग अ ट्रूली नॉलेजेबल पर्सन, अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ बीइंग द फिलोसोफर किंग, राइट। तो गांधी जी के लिए भी जो है यही आइडियल था, और इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी ऑफ एक्शन के ऊपर जो है वो अपना सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट बनाते हैं, जहां पे वो कहते हैं कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी एंड जो है उसको करेक्ट किया जा सकता है, एंड कौन सा पाथ हमें फॉलो करना चाहिए उसका डायरेक्शन हमें कौन देगा, सत्य एंड अहिंसा, द टू मेन वैल्यूज ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, राइट। ही सेज दीज वैल्यूज आर गुड इन देमसेल्व्स, these are things that you should want to achieve, that you should want to subscribe to. तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का पाथ जब भी आप अपनाएंगे, आपको पता लग जाएगा whether the means I am adopting to, whether they are moral, whether they are ethical, or whether they are not unethical. और इसी कर्म के बिलीफ से ही उनके आइडियाज ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज निकल के आते हैं। एज अभी तक हमने जितना किया है, इट वुड सजेस्ट कि गांधी जी का मेन फोकस किस पे था, ड्यूटी पे था, रादर देन राइट्स। राइट्स गांधी जी बिलीव्ड ह्यूमंस को ईगोइस्टिक बना देते हैं,
सेल्फिश बना देते हैं, ग्रीडी बना देते हैं, एंड मोर ऑफन देन नॉट क्या होता है, पीपल एंड अप बिलीविंग दैट माई आइडियाज, माई इश्यूज, whatever I desire is more important than the rest of the people. On the other hand, Gandhi ji was very impacted by dharma. And dharma, जैसे कि हमने किया है, dharma does not translate into religion, but dharma translates into an ethical code of conduct और ड्यूटी, राइट? तभी हम कहते हैं ना कि जो आपके युधिष्ठिर थे उनको धर्मराज क्यों बुलाया जाता था, बिकॉज ही वॉज अ वेरी एथिकल मैन, राइट? ही वॉज अ वेरी एथिकल मैन जो कि एथिक्स और मोरालिटी का पाथ कभी नहीं छोड़ते थे. इनफैक्ट महाभारत में लिखा गया है कि युधिष्ठिर जो है लेविटेट करते थे, राइट? ही डिड नॉट वॉक ऑन लैंड, बट इनफैक्ट जैसे हमारी लेविटेटिंग मैग्नेटिक लेविटेशन वाली ट्रेन्स आ रही है ना, वैसे ही वो धरती से थोड़ा ऊपर जो है चलते थे. दिस इज एन इंसिडेंट दैट आई टॉक्ड ऑफ पहले ऑल्सो, कि किस तरह से बिकॉज ही वाज सच अ ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट मैन, उन्होंने युधिष्ठिर को बोला था कि आप ये एक झूठ चिल्लाएं कि अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि अश्वत्थामा जो है वॉज एक एलिफेंट का नाम भी था, और साथ ही में इट वॉज ऑल्सो द नेम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंटली जो उनके बेटे जो उनके टीचर थे, राइट? उनके बेटे का नाम जो है, उनका नाम भी जो है अश्वत्थामा ही था, राइट? तो एक तरह से पांडवास की विक्ट्री इंश्योर करने के लिए और द्रोणाचार्य की डेथ कॉज करने के लिए किसके ऊपर ये एक मेन वो आया था? इट केम ऑन युधिष्ठिर, ठीक है? तो इसलिए धर्म का आइडिया क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, और इसीलिए गांधी जी जो है इस धर्म ड्यूटी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं रादर देन इंडिविजुअल राइट्स. तो हम गांधी जी को इनफैक्ट कम्युनिटेरियन एज वेल एज पॉजिटिव लिबरल्स, जैसे कि लास्की है, टी.एच. ग्रीन है, उनकी कैटेगरी में गिन सकते हैं, राइट? अनलाइक क्लासिकल नेगेटिव लिबरल्स जिनका फुल कॉन्सेंट्रेशन वाज ऑन द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स, राइट? यहाँ पे वो कहते हैं दैट यू हैव टू बैलेंस योर क्लेम्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज. व्हाई? बिकॉज राइट्स जब आप इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट्स इज प्राइमरली एन इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, एंड जब आप एक्सेसिवली इस पे फोकस करने लग जाते हैं, एज द वेस्टर्न क्लासिकल लिबरल थिंकिंग डज, इट इज ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ द वेलफेयर एंड द वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गांधी जी ऑल्सो हैज अ स्ट्रीक ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म, ही ऑल्सो हैज अ स्ट्रीक ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म प्रेजेंट इन हिम. इसके बाद वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ठीक है? स्टेट के ऊपर क्या आइडियाज थे गांधी जी के, और किस तरह से उन्होंने सेंट्रलाइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जगह एक ऑल्टरनेटिव आगे रखा था. अब हम बात करते हैं कि गांधी जी जो है wasn't really happy with the idea of representative parliamentary democracy जो कि वेस्ट में इवॉल्व होके आई थी, ठीक है? अब इसके साथ उनको प्रॉब्लम क्या थी? इसके साथ प्रॉब्लम थी जो कि हम भी बहुत सारी जगहों पे फेस करते हैं, द फैक्ट कि इसके अंदर मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी है. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग का प्रिंसिपल क्या है कि जो भी मेजॉरिटी अक्वायर कर लेता है इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो जो है गवर्नमेंट बना देता है ना? दिस इज द बेसिक मेन प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे काम करती है जो आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो आपकी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. अब गांधी जी का मानना था पहली चीज तो ये आइडिया ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है? इनफैक्ट ही कंपेयर्ड पार्लियामेंट टू अ प्रोस्टिट्यूट, right? Again, a lot of feminists are very, very critical of this view taken up by Gandhi ji, wherein he says you don't know which way parliament is going to go, right? तो जिस दिन जिसकी नंबर ज्यादा हैं उसकी चलने लग जाएगी, right? Similarly, representative democracy क्या होती है? His criticism of representative democracy again follows Rousseau's model.
जहां पे it is only a limited number of people who are in charge of taking all the major decisions, जिनके हाथों में सारी की सारी पावर आ गई है, rather than being a more participatory model जहां पे हर किसी को मौका मिले to talk to each other, to deliberate on various ideas, to deliberate on various decisions. राइट, तो यही बेसिस था जिसके कारण गांधी जी वॉज रादर क्रिटिकल ऑफ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ठीक है, इनफैक्ट गांधी जी का ये मानना था कि जो मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, इट विल लीड टू इट बिकमिंग एन एंटी पीपल इंस्टीट्यूशन. राइट, क्यों? बिकॉज इसेंशियली इंडिया क्या है? इंडिया एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री है. ठीक है, यहाँ पे अगर एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई, राइट, विच इंजॉयज द वोट्स ऑफ द मेजोरिटी, they will end up doing as they please because they don't have to worry about the minorities or those on the fringes or those who are marginalized, because उनको पता है in the electoral run the majority community will end up making them win. राइट, तो यही उनका मानना था कि अगर ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई इंडिया में, राइट, एंड इस तरह के मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल विन्स होने लग गए, तो ऑफन वो अपने व्यूज ऑन अ डाइवर्स कंट्री उन पे इम्पोज करेंगे, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, दे विल एंड अप imposing themselves as well as repressing people as well as उनकी जो demands हैं, right? So you can look at say Germany also in that context कि आए वो electoral win के basis पे थे, but क्या हुआ? Over time it evolved into an authoritarian government and took a very anti-people stance, and in fact was responsible for possibly one of the most heinous crimes in the history of humanity. ठीक है, इनफैक्ट 1909 में जैसे कि यहाँ लिखा गया है, हिंद स्वराज विच इज वन ऑफ द मेन टेक्स्ट ऑफ गांधी जी, राइट, अगर हम एक ओमनी बस मान सकते हैं, इट इज हिंद स्वराज, जहां पे उन्होंने पार्लियामेंट को डिस्क्राइब किया एज बीइंग अ कॉस्टली टॉय फॉर द नेशन. राइट, गांधी जी का इनफैक्ट ये मानना था कि सेंट्रलाइज स्टेट, एक स्टेट जहां पे पावर सेंट्रलाइज्ड है, इज इन दी हैंड्स ऑफ अ टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, इज इन दी हैंड्स ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट लाइक अ यूनियन गवर्नमेंट और अ यूनियन पार्लियामेंट, इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ वायलेंस. Why? Because you have so many people to control, you have such a huge land mass, you have such a huge population, and आप किस तरह से अपने लोगों को कंट्रोल करते हो? By threatening them with violence, by threatening them with punishment, by imposing laws from above, making people follow laws that they had no say in formulating. ठीक है, तो ये आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा अगर आप सेंट्रलाइज स्टेट बनाओगे, इट इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, एंड डेमोक्रेसी जो है वो तभी फंक्शन कर सकती है स्मूथली अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, इफ इट इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड इट इज द पीपल हु आर मेकिंग लॉज एंड डिसाइडिंग टू इम्प्लीमेंट देम एज वेल. तो यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप जो है इनको कंपेयर कर सकते हो टू बोथ एरिस्टोटल एज वेल एज रूसो. ठीक है, एरिस्टोटल में याद है, all the citizens were participating in the polity, they were all deliberating and making laws themselves as well as implementing them. Similarly रूसो ने क्या बोला था कि आप general will बनाएंगे, general will which basically encapsulates the real will of all individuals. And basically general will में ही हर सिटीजन की रियल विल रिफ्लेक्ट हो रही है, which is why the general will is something which has been made by the citizens themselves and being implemented by the citizens themselves as well. Right? तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है गांधी की with people like Aristotle, Rousseau and even Arendt in some ways, जिन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था ऑन her theory of एक्शन. एंड ये एक्शन क्या था? ये एक्शन जैसे कि आपको याद होगा was participation in the public sphere. राइट, तो आप इन सारे थिंकर्स के साथ जो है गांधी को कंपेयर कर सकते हैं. However, Gandhi does not stop here.
right? Gandhi goes a step ahead from them and talks about massive levels of decentralization. ठीक है, अब इंडिया के अंदर ग्रीक सिटी स्टेट जो है पॉसिबल नहीं था बनाना because India is such a huge state. So he says that you devolve, you decentralize the power in the hands of village republics. तो उनके जो villages हैं basically, his villages can be compared to the Greek city states. ठीक है, उतनी ही उनकी लिमिटेड पॉपुलेशन है which allows them to participate and deliberate as well as implement the laws that they are making themselves, right? और इसीलिए गांधी जी को जो है often एक philosophical anarchist भी बुलाया जाता है because he was so much against state and centralized power. ठीक है, तो उनका ये मानना था कि स्टेट जो कि एक कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ वायलेंस है, स्टेट को वो एक सोललेस मशीन बुलाते हैं कि ये एक मशीन की तरह काम करती है, डिसरिगार्डिंग पीपल्स नीड्स, डिमांड्स, देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, मॉरल्स, एथिक्स, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? तो ये बोलते हैं कि हम कभी भी अगर इंडिविजुअल्स जो हैं, इंडिविजुअल्स क्या है, इंडिविजुअल्स के अंदर सोल्स होती हैं, राइट? अगर आप सोल्स वाले ऑर्गेनिजम्स को आप उनको डोमिनेट करवाएंगे बाय अ सोललेस मशीन, तो क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअल्स के अंदर की जो मोरालिटी एंड एथिक्स है वो भी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे. तो जरूरी है कि हम इस सोललेस मशीन को कभी प्रैक्टिस में ही ना लाएं, राइट? हम इसको पावर ना दें, हम स्टेट को जो है ना बनाएं. On the other hand, very importantly, he said that India needs to follow an alternative route which is based on these ideas of village republics, जिसके examples जो हैं हमें हमारी ancient history के अंदर ही says देखने को मिलते हैं. And he says if instead of taking down this path जो कि हमारी हिस्ट्री में सब्सक्राइब किया गया था, if we end up adopting the parliamentary system, if India copies England in adoption of the parliamentary system, गांधी जी का ये मानना था कि she will be ruined, India will be ruined. पार्लियामेंट को इनफैक्ट वो देखते हैं as emblems of slavery, right? अब पार्लियामेंट को उन्होंने emblem of slavery क्यों माना, ये भी इस यहाँ पे अगेन आप इनको कंपेयर कर सकते हैं टू रूसो, जिनकी बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट थी, आपको याद है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स. इनफैक्ट रूसोज आइडिया अगेन जैसे कि हमने पहले किया था comes very close to the idea of स्वराज और सेल्फ रूल, जिसकी बात गांधी जी ने की थी. तो उनका क्या मानना था कि पार्लियामेंट जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, वहां पे क्या हो रहा है, somebody else is making laws which are being imposed on us. These aren't laws which we have deliberated on. These aren't laws जो कि हमने बनाए हैं. These aren't laws जो कि हम implement करेंगे. इन लॉज में हमारा कोई से नहीं है, तो ये ऊपर से इम्पोज किए गए हैं. सो रादर देन रूल्स, रेगुलेशंस, द सेंस ऑफ ड्यूटी कमिंग फ्रॉम विद इन, मुझे ऊपर से फोर्स किया जा रहा है टू फॉलो समथिंग. सो ही सेज इवन इफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड्स अप इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस, दिस गुड गवर्नेंस कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, राइट? दैट इज स्वराज. वो कहते हैं जब आप सेल्फ रूल करते हैं तो इट इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम. You aren't following the path that is set by someone else, and also that ensures कि आप out of your own free will उसको फॉलो कर रहे हैं. याद है, मैं वो एग्जाम्पल देती हूँ कि अब ऊपर से एक लॉ तो आ गया कि आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, ठीक है, बट क्या होता है, क्योंकि वो ऊपर से इम्पोज किए जा रहे हैं, जिस दिन आपको पता है अरे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है या देयर इज सम मशीन जिसके थ्रू जो है ट्रैक हो जाएगी मेरी स्पीड और समथिंग, यू विल एंड अप फॉलोइंग द नॉर्म्स.
till the time this idea from within doesn't come, ठीक है, कि I have to follow norms not because I have been asked to do so or there are rules that I have to follow or there will be penalties or fines if I don't do this, right? It should come from within that this is the right thing to do, right? जब तक वो नहीं होगा we will be dependent on someone forcing us to follow laws, right? तब तक हम out of our own free will and accord इनको नहीं follow करेंगे, right? So यही आइडिया था जिसके बेसिस पे वो पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं. गांधी जी और उनका आइडिया ऑफ स्वराज, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो बात करता था अबाउट सेल्फ रूल इंक्लूडिंग पॉलिटिकल सेल्फ रूल. तो गांधी जी के लिए द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रूल इन्वॉल्व कि हम पॉलिटिक्स के अंदर में भी जो है हमारी एक से हो, राइट? जब वो कहते हैं हर इंडिविजुअल मास्टर कर लेगा दिस आइडिया ऑफ स्वराज को, तभी इंडिया जो है एक ट्रूली फ्री नेशन बनेगा जो कि स्वराज एंजॉय करता है, ठीक है? यही उनका जो है एक मेन आइडिया था, राइट? अब ये कहां से निकल के आया? उन्होंने बोला कि अगर हमने ट्रूली स्वराज को अपनाना है तो ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं हो सकती, ठीक है? इट हैज टू बी अ बॉटम अप अप्रोच, राइट? अब बॉटम अप अप्रोच होने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं जब ये बॉटम अप अप्रोच होगी ना तो व्हाट विल हैपन इज कि इंडिविजुअल्स के अंदर से जो एक राइट पाथ निकल रहा है दैट इज व्हाट दे विल फॉलो, राइट? इंडिविजुअल्स विल एंड अप पार्टिसिपेटिंग एंड डेलिबरेटिंग विद ईच अदर. ये ग्रास रूट्स पे डेमोक्रेसी वेर इन पीपल कैन टॉक टू ईच अदर एंड ट्राई टू पुट देयर आइडियाज फॉरवर्ड एंड ट्राई टू टॉक अबाउट कि कौन सा लॉ विल वर्क, कौन सा लॉ विल नॉट वर्क, इज पॉसिबल कहां पे? इन विलेजेस, ठीक है? ये एक बहुत बड़े स्टेट, बहुत बड़े कंट्री में पॉसिबल नहीं है, बट विलेजेस में पॉसिबल है. सो ही इमेजिन्स विलेजेस टू बी सेल्फ रूलिंग कम्युनिटीज, जिनको ये विलेज रिपब्लिक बनाते हैं. तो बोलते हैं ऐसे ही एक ओशियानिक सर्कल ऑफ सेल्फ रूलिंग कम्युनिटीज बनाना है हमने. अगेन ये जो हमने कहा है ना कि स्वराज विद इन एन इंडिविजुअल इज नेसेसरी फॉर स्वराज ऑफ अ कंट्री, ये आपको याद होगा हमने प्लेटो में किया था इंडिविजुअल जस्टिस के अंदर, दैट जस्टिस इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, राइट? हमने बात की थी ना दैट जस्टिस द आइडिया ऑफ फॉलोइंग व्हाट योर सोल, जिस तरह की आपको सोल है उसी तरह का आपको काम करना चाहिए, एंड जब हर कोई ये फॉलो करेगा तभी हम एक जस्ट नेशन एस्टैब्लिश कर पाएंगे, विच वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो. उसी तरह से गांधी क्या बोलते कि हर इंडिविजुअल के अंदर स्वराज होना जरूरी है, सेल्फ रूलिंग की वैल्यूज होना जरूरी है, अगर हम ट्रूली चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी एक्चुअल में पॉलिटिकल सेल्फ रूल या स्वराज वाली कंट्री हो, राइट? और ये पॉसिबल कैसे है? व्हेन यू हैव दीज ओशियानिक सर्कल्स ऑफ विलेज रिपब्लिक्स जो कि सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज हो, ठीक है? गांधी जी का ये मानना था कि हर विलेज के अंदर जो है हर साल एक पंचायत इलेक्ट होनी चाहिए और ये पंचायत के इलेक्शन में जितने भी गांव के लोग हैं उनका हाथ होगा एंड ये इकट्ठे जो है फिर मैनेज करेंगे द अफेयर्स ऑफ द विलेज, राइट? हर ये जो ओशियानिक, ये जो हर विलेज है, राइट, इन दी ओशियानिक सर्कल थ्योरी वो ऑटोनॉमस होगा, बट इनके अंदर देयर विल आल्सो बी अ सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस. तो इमेजिन कीजिए दिस इज विलेज ए, दिस इज विलेज बी, दिस इज विलेज सी, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय पंचायत, राइट? इनके अंदर ग्राम सभा है जहाँ पे लोगों की से है, राइट? साथ ही में जितनी मेन पावर्स हैं वो इन्हीं विलेजेस के पास अवेलेबल है. However, ओशियानिक सर्कल्स आउटवर्डली जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे द नंबर ऑफ पावर्स जो है वो कम होती रहती है, एंड जो सबसे ब्रॉड सर्कल है ऑफ अ कंट्री जिसके अंदर ये ढेर सारे विलेज रिपब्लिक्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास मिनिमल पावर्स होनी चाहिए ऑफ मियरली कोऑर्डिनेशन एंड सिक्योरिटी जो कि वो निभाए. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल पावर्स शुड बी रेस्टेड विद द विलेज रिपब्लिक, ठीक है? गांधी जी का इनफैक्ट जो आइडियल थ्योरी थी विद रिगार्ड टू पॉलिटिक्स दैट वाज ऑफ अ स्टेटलेस डेमोक्रेसी.
ही सेड रियल डेमोक्रेसी जो है राम राज्य के थ्रू पॉसिबल है, विच इज अ स्टेटलेस डेमोक्रेसी, जहां पे हमें स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट ये जो सेल्फ रूलिंग कम्युनिटीज हैं और विलेज रिपब्लिक्स, उन्हीं के थ्रू जो है गवर्नेंस हो पाएगी, एंड उन्हीं के थ्रू जो है लोगों के बीच में नेटवर्क्स ऑफ कोऑपरेशन बन जाएंगे, इंटरडिपेंडेंस बन जाएंगे, विच विल मेक पॉसिबल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी। ठीक है, उनका ये मानना था कि अगेन इन दिस ग्राम राज्य एंड राम राज्य जो मैं इन्विसेज कर रहा हूं, द मेन वैल्यूज जो कि गाइडिंग फैक्टर्स होंगी वो क्या होंगी, दिस विल बी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस विल इनकलकेट स्वराज विद इन एन इंडिविजुअल. When all these individuals come to act together in a panchayat in the form of village republics, they will ensure swaraj in these village republics as well. और इसीलिए गांधी जी जो है इस चीज को, because it was motivated by the values of truth, non-violence, peace, harmony and welfare of one and all, गांधी जी इसको जो है enlightened anarchy बुलाते हैं. ठीक है, जूडिथ ब्राउन व्हेन शी असेसेस गांधी, इन फैक्ट शी स्टेट्स कि गांधी का जो स्टेट था, गांधी की एक एस्पिरेशन थी दैट इट शुड बी कंप्लीटली फ्री ऑफ पॉजिटिव लॉ. पॉजिटिव लॉ क्या होता है? पॉजिटिव लॉ इज एनी काइंड ऑफ लॉ जो कि हमें बताता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. राइट, इंडिया के अंदर स्टैट्यूट्स के फॉर्म में, आईपीसी के फॉर्म में, सीआरपीसी के फॉर्म में, ये सब क्या है कि पॉजिटिव लॉ के एग्जांपल्स है जो कि आपको बता रहा है दिस इज अलाउड एंड दिस इजंट अलाउड. राइट, अगेन जूडिथ ब्राउन कहते हैं कि गांधी को पॉजिटिव लॉ क्यों नहीं पसंद था, कि इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड एंड बैड और राइट और रॉन्ग देमसेल्व्स, राइट, पॉजिटिव लॉ क्या करता है? पॉजिटिव लॉ ऊपर से इंपोज करता है चीजें. सो मोर ऑफन देन नॉट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द राइट एक्शन. ठीक है, सो अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ अ पॉजिटिव लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस फ्रॉम अबव, इंडिविजुअल्स जो हैं इनको खुद थ्रू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सीक करना चाहिए व्हाट इज द करेक्ट पाथ टू फॉलो, एंड व्हेन दे आर एबल टू डू दैट दे विल बी एबल टू लीड सिंपल एंड कोऑपरेटिव लाइफ, जहां पे आउटसाइड रूल्स, आउटसाइड रेगुलेशंस की जरूरत नहीं होगी और हर इंडिविजुअल अपने अफेयर्स मैनेज कर पाएगा और एक दूसरे के साथ बातचीत करके द अफेयर्स ऑफ द इंटायर विलेज रिपब्लिक उसको मैनेज कर पाएगा. राइट, तो हम कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ वर्टिकल पिरामिडिकल स्कीम ऑफ पावर, जैसे कि डेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, राइट, कि जो सेंटर यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, देन जो है वो देते हैं टू द स्टेट्स, देन और आगे देते हैं टू द थर्ड टियर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, इंस्टेड ऑफ सच अ पिरामिडिकल स्कीम और अ हॉरिजॉन्टल स्कीम. हॉरिजॉन्टल स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज जैसे कि हमारी 7th स्केड्यूल में 3 लिस्ट है ना, जहां पे हम बांटते हैं कि किसका क्या काम है. इंस्टेड ऑफ सच स्कीम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यहाँ पे क्या ओशियानिक सर्कल्स के अंदर पावर की डिस्ट्रीब्यूशन थी. तो ऐसे होता है ना कि जैसे हम पत्थर फेंके अगर पानी में, तो पत्थर जब इट हिट्स वाटर, राइट, तो यू सी कि वो एनर्जी जब इम्पार्ट हो रही होती है फ्रॉम द पत्थर, उसके आसपास जो है जो धीरे धीरे जो स्मॉल सर्कल्स ऑफ वेव्स जो है उभर के आते हैं. तो उसी तरह से जो है ये पावर निकलनी चाहिए फ्रॉम द इंडिविजुअल जिसके अंदर स्वराज इनकलकेट किया जा चुका है. ये पहुंचेगी टू द विलेज रिपब्लिक्स दैट विल एंड अप being based on deliberation and participation, and then they will realize कि हमने बाकी village republics के साथ भी जो interaction करनी है, that should be based on deliberation, that should be based on participation, that should be based on peace and harmony. तो इस तरह का एक outward circle of distribution of power जो है देखा जाता है in गांधी जी scheme of state and politics. वेरी इंपॉर्टेंटली एक और बहुत ही इनोवेटिव चीज जो कि गांधी जी लेके आए थे was the fact that he was very critical of political parties. Now this was something which was extremely new. Now even till the 1940s and 50s democracy was earning a huge political weight, so much so that it wasn't possible to imagine democracy without political parties. Right? Political parties were seen as the essential war horses जिनके basis पे parliamentary democracy चल सकती थी. Now on the other hand, Gandhi ji says that political parties are
अ निगेशन ऑफ द काइंड ऑफ स्वराज जो कि मैं इमेजिन करता हूँ। और ये क्यों है? बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली दो कंपीटिंग कैंप्स फॉर्मुलेट कर देती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज इसेंशियली सेल्फिश ग्रुप्स हैं दैट आर पावर हंग्री, ठीक है, एंड वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब ये पावर और गवर्नमेंट की पोजीशन अक्वायर करने के लिए दे विल गो टू एनी एक्सटेंट, दे विल कॉज पोलराइजेशन, they will cause fissures amongst people, they will talk about differing extremist ideologies, right? Why? Because they want more and more votes for themselves rather than the other party, right? So in fact, rather than political parties being the main domains of parliamentary democracy, which happened because power centralized थी, गांधी जी इंस्टेड सेड कि अगर हम पावर को ही डिसेंट्रलाइज कर देंगे विलेज रिपब्लिक्स के लेवल पे, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज हर इंडिविजुअल कैन स्पीक फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एट द लेवल ऑफ द विलेज, राइट? इनफैक्ट गांधी जी तो ये तक चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस इज अचीव्ड बाय इंडिया, INC शुड बी डिसबैंडेड एज ए पोलिटिकल पार्टी एंड इनको बस कंस्ट्रक्टिव सोशल वर्क के अंदर काम करना चाहिए। तो जैसे एक NGO काम करता है वैसे इनको काम करना चाहिए, रादर देन बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी कंपीटिंग टू विन द गवर्नमेंट, फॉर्मुलेट द गवर्नमेंट एंड विन पावर, ठीक है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली गांधी जी के लिए रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वेंट हैंड इन हैंड, राइट? और दिस यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर रिमार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन आई से दैट गांधी वाज talking about interlinkage and interdependence between religion and politics, it is crucial to differentiate it from politicization of religion. Politicization of religion क्या होता है? जब आप अपने selfish gains के लिए religion को politicize करते हैं in a way that it causes polarization and communalism and violence between टू कम्युनिटीज, जहां पे हम असर्ट करने की कोशिश करते हैं दैट मे बी माई रिलीजन इज बेटर देन योर रिलीजन, और द फैक्ट दैट इफ योर रिलीजन एग्जिस्ट इट इज अ थ्रेट टू माइन, राइट? तो ऐसी पोलिटिसाइजेशन के सख्त अगेंस्ट थे गांधी। ऑन द अदर हैंड ही बिलीव दैट रिलीजियस प्रिंसिपल्स को बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया है कि रिलीजन इज इन द कॉज behind communalism, it is in fact the politicization of religion which is the real reason behind this communal violence. He on the other hand believes कि अगर true religious principles को espouse किया जाए and they are made a part of politics, it will help make the political sphere more ethical. Why? Because गांधी जी बोलते हैं, now this is also something which is coming from his reading. We know कि गांधी जी ने जो है बाइबल पढ़ी थी, न्यू टेस्टमेंट, सर्मन ऑन द माउंट. He was also someone who was well versed in Islamic principles. He was also someone who read the Gita, who read the great epics of Hinduism. Right? So based on these readings, he believed कि हर religion जो है उनके अंदर कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो कि बेसिकली एथिक्स एंड मोरालिटी का पाथ आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं दैट इट्स एवरी रिलीजन विच इज टॉकिंग अबाउट नॉन वायलेंस, एवरी रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट टॉलरेंस, एवरी रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट पीस एंड हार्मनी. इट इज ओनली व्हेन वी मिसअंडरस्टैंड रिलीजन और एड अ पॉलिटिकल ओवरटोन टू इट कि सडनली रिलीजन इज यूज्ड फॉर रियली बैड मीन्स, ठीक है। ही इनफैक्ट सेज कि पॉलिटिक्स को जब हम रिलीजन के साथ लिंक करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिक्स का आखिरकार काम क्या है. इट इज नॉट गवर्नमेंट बनाना या पावर जो है वो एंजॉय करना, रादर इट इज अपलिफ्टिंग each and every person, uplifting the entire humanity and ensuring their welfare in social, economic, moral as well as spiritual spheres. In fact, Gandhi ji says जब आप religion and politics को इकट्ठे लेके चलेंगे, it will lead to the formulation of what he calls as धार्मिक politics. Right? This धार्मिक politics isn't के मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ाई. It is something which talks about removal of corruption and sectarianism. Right? क्यों? क्योंकि आपको religion बताएगा कि क्या आपने करना है, आपका धर्म क्या है, कर्म क्या है. Similarly, Christianity भी आपको बताएगी that you have to work for the welfare of one and all. इस्लाम जो है हमेशा ही इंटरेस्ट तक को हराम मानता है, तो ब्राइबरी तो इज समथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? तो करप्शन, नेपोटिज्म, इन सब चीजों से दूर रखेगा रिलीजन अगर ट्रू फॉर्म ऑफ रिलीजन इज पुट इनटू
द मेथड ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो धार्मिक पॉलिटिक्स वाज अबाउट रिमूवल ऑफ सेक्टेरियनिज्म, रिमूवल ऑफ करप्शन, रिमूवल ऑफ कम्युनलिज्म, रिमूवल ऑफ ब्राइबरी एंड ऑल दीज नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो कि पॉलिटिक्स के अंदर एक सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई करने आ गए थे। However, despite these really novel views, गांधी जी को क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया। And the first comparison that obviously comes is गांधी जी को like मार्क्स एक यूटोपियन माना गया, राइट? तो 2020 प्रीलिम्स में भी आया कि गांधी जी ने भी क्या इमेजिन किया कि राम राज्य समथिंग विच शुड बी अ स्टेटलेस डेमोक्रेसी। एंड मार्क्स के अंदर भी हमने यूटोपियनिज्म देखा है कि मार्क्स का एंड गोल क्या था, that the state will wither away for the formulation of a classless and stateless आपकी सोसाइटी विच विल बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो ये जो यूटोपियनिज्म या आइडियलिज्म की एक वैल्यू थी, ये दोनों ही मार्क्स में और गांधी में रिफ्लेक्ट होती हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ विलेज रिपब्लिक्स थी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। ठीक है, कितने विलेज रिपब्लिक्स आप बना दोगे, ठीक है, किस तरह से वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे, स्पेशली इन द प्रेजेंट वर्ल्ड व्हेन नाउ यू हैव द occurrence of global issues, right? That terrorism कोई एक अकेली कंट्री नहीं रिजॉल्व कर सकती, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कोई एक कंट्री अकेले नहीं बात कर सकती। तो हम यहाँ पे आज के डे एंड एज में वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड गांधी इज गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ विलेज रिपब्लिक्स। तो इतनी छोटी छोटी कंट्रीज जो है किस तरह से काम कर पाएंगी एंड हाउ आर दे पॉसिबल इन टुडेज सिनेरियो। नेक्स्ट दिस है कि अगेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लोग अकेले अकेले खड़े होके नहीं फाइट कर सकते इलेक्शंस। वी ऑलरेडी नो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर इंडिपेंडेंस टू स्टैंड, राइट? आपकी कोई एक मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, देयर इज नोबडी टू टीच यू द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, राइट? सो पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। Then many people like Ambedkar, जब हम Ambedkar करेंगे, that's when we will see कि there was a huge debate between Gandhi and Ambedkar. Ambedkar को ये जो गांधी की थ्योरी थी जहाँ पे villages were seen as the center stage of स्वराज, उनको लगा ये बहुत ही एक ill founded और regressive थ्योरी है। In fact, he believed कि गांधी का ये जो आइडिया है कि villages are the, you know, they are the place of innocence and they are the place where ethics and morality exist. He's like ये सब idealist creation of village है, ऐसे कोई villages exist नहीं करते। Actual में villages क्या है? Actual में they are cesspools of cruelty। यहाँ पे caste discrimination होती है, यहाँ पे communalism जो है rot होता है। तो rather than seeing them as ideal village republics, you actually look at their true nature. Right, so you see the reverse thing that they're coming from. Now Gandhi comes from a dominant caste. वहीं Ambedkar has seen the worst of village society, so he is someone who's talking about these issues. Right, again present scenario के अंदर भी the various incidents that have happened with regard to women, with regard to caste discrimination, especially in India's hinterlands, उनकी आप बात कर सकते हैं कि जब वो urban areas में होते हैं तो अब तो media coverage काफी होता है, people stand up for them, people take out candlelight vigils for them. बट यही चीजें जब हिंटरलैंड में होती है, रूरल एरियाज में होती हैं, यू हैव द कमिंग अप ऑफ खाप पंचायत, यू हैव द कमिंग अप ऑफ कास्ट पंचायत, जिनके थ्रू जो विक्टिम्स हैं एंड जो अप्रेस्ड हैं उनकी वॉइसेस और ज्यादा सप्रेस कर दी जाती हैं। राइट, नेक्स्ट हम कहते हैं नाउ अनलाइक प्लेटो, एरिस्टोटल एंड इवन कौटिल्य, जिन्होंने बहुत ही एक सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ थ्योरी दी थी अबाउट देयर स्टेट, गांधी जो है कोई इतना सिस्टमैटिक थ्योरिस्ट या फिलोसोफर नहीं है। फ्रीडमैन कहते हैं कि हाँ जी, उनकी हिंद स्वराज जो है एक पहली इंटरप्राइज थी एट पुटिंग डाउन हिज सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स, बट ऑन मेनी ओकेजन्स अक्रॉस मेनी वर्क्स वी सी कि गांधी जो है खुद ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज जो है कई बार आगे डालते हैं। सो देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ सिस्टमाइजेशन। तो कोई एडिक्वेट रिसर्च नहीं है, जैसे कि हम कौटिल्य के अंदर देखते हैं कि एरिस्टोटल के अंदर देखते हैं कि उन्होंने उस टाइम की सारी कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उनकी जो है पढ़ाई की थी। सिमिलरली कौटिल्य हु वाज अ रियलिस्ट, राइट, जिन्होंने बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन प्रिसिजन एंड बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ये थ्योरी डिवाइस की थी। यहाँ पे प्लेटो जो कि एक फिलोसोफर थे एंड उन्होंने थ्रू फिलोसफी ये जो है एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन की। ऑन द अदर हैंड
गांधी की जो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस है काफी रूडिमेंट्री हैं, काफी ज्यादा जो है लेमन एक एक्सपीरियंसेस हैं, एंड उनके बेसिस पे इतनी एक वाइड थ्योरी जो है नहीं कंसीव की जा सकती। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इवन एज फॉलोअर लाइक नेहरू जो है, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि गांधी जो है खुद ही बहुत ज्यादा वेग थे कि अगर नॉट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट ही फॉर्म्स वो एक्चुअल में किस तरह से काम करेगी, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस वेगनेस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई गांधी इन द कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट।